ऐसा दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे का मॉड। ठीक है, तो बताओ मैट्रिक्स क्या होगा। और ऑर्डर दिया हुआ है, ये जो मैट्रिक्स है 3×3 का मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स फॉर्म करो, क्या होगा। आई का वैल्यू 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, जे का वैल्यू भी 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। इससे फॉर्मेशन करो, क्या फॉर्मेशन होगा। जैसे कि हम एक निकाल दे रहे हैं, A11 क्या हो जाएगा, A11 मॉड ऑफ आई की जगह 1 पुट करेंगे, जे की जगह भी 1 आया यहाँ पर, आई और जे, तो ये आ गया 0। इसी तरह A12 A33 तक सारा ही निकालो। A21 क्या होगा, 2 - 1 यानी कि 1। A31 क्या होगा, 3 - 1 यानी कि 2। A12 क्या होगा, 1 - 2 1 का -1 का मॉड 1। A22 क्या होगा, 0। A32 क्या होगा, 3 - 1 1। फिर A13 क्या होगा, 2। A23 क्या होगा, 2 - 3 -1 का मॉड 1। और A33 आ जाएगा 0। सो मैट्रिक्स हमारा क्या बना, 0 0 0 1 2 1 1 और यहाँ 2 1। ठीक है, ये बना हमारा मैट्रिक्स। समझ आया। इसी तरह अगर ये है AIJ 3×3 का मैट्रिक्स है और ये है I² + J²/2, तब क्या हो जाएगा। A11 क्या हो गया, 1 + 1/2 2/2 1। A12 क्या हो गया, 1 + 4/2 5/2। A13 क्या हो गया, 1 + 9/2 10/2 5। ठीक है। A21 क्या हो गया, 4 + 1 5/2। A22 क्या हो गया, 4 + 4/2 8/2 यानी कि 4। और A23 क्या हो गया, 13/2। A31 क्या हो गया, 3 9 + 1 1 5, हाँ ठीक है। और A32 13/2 और A33 9 + 9/2 यानी 9, है ना। और यही हमारा मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, समझ आया ना। तो इस तरीके से मैट्रिक्स का फॉर्मेशन गिवन रिलेशन बिटवीन आई एंड जे हम लोग कर सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं, इसको रब करें। अब बेसिकली आते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पर। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कहने का क्या मतलब है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स मीन्स हो गया कितने अलग अलग टाइप्स आप बना सकते हो ऑन बेसिस ऑफ जो रोज और कॉलम होगा, है ना, उसके बेसिस पर आप कितने तरीके से बांट सकते हो। तो सबसे पहला है हमारा रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। कॉलम कितना भी हो सकता है ना, उसको हम लोग रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो द मैट्रिक्स, हाँ वो एक स्केलर क्वांटिटी ही बन जाएगा। हाँ मतलब वो एक नॉर्मल एक नंबर हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है मैट्रिक्स लिखने का। अगर मान लो एक नंबर है A, है ना, तो इसके पीछे मैट्रिक्स आप क्यों लिख रहे हो, इसका लॉजिक समझो। मैट्रिक्स इसलिए लिख रहे हो 1 2 मान लो 3 4 लिखे, तो इसके पीछे आपस में सर्टेन रिलेशनशिप है ना। और जब आप हायर लेवल पे जाते हैं तो सिंगल रो मैट्रिक्स या सिंगल कॉलम मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 है ना। तो इसका मतलब होता है आप बात कर रहे हो 1i 2j 3k, यानी एक वेक्टर की बात कर रहे हो। तुम कहोगे अगर ये वेक्टर है तो 3×3 क्या है फिर, है ना। तो तुमको पता होगा, नाम तुमने सुना होगा, वेक्टर का भी एब्स्ट्रैक्शन या उसका भी जनरलाइजेशन है टेंसर। टेंसर को आप दिखाते हैं रो और कॉलम, मतलब और ज़्यादा उसका रैंक बढ़ता है
है ना। और रैंक और जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो सब का सब टेंसर हो जाएगा, अलग अलग रैंक्स का, है ना। तो जैसे ये 1 into 3 का है ना मैट्रिक्स, तो ये वेक्टर को शो कर रहा है, लेकिन 2 into 3 का होगा तो वो टेंसर को शो करेगा, है ना। तो टेंसर उसी के अपर लेवल की बात हो जाती है। तो असल में सिंगल अगर नंबर है तो ये 1 into 1 का नंबर है, असल में ये एक स्केलर क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो अब एक नंबर है, आप स्केलर क्वांटिटी को सीधे ए से भी दिखा सकते हो, है ना, तो वो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो बता रहे हैं, किसका, इसका 1 into 1। हाँ, लेकिन 1 into 3 हो जाएगा, 0 अगर इंटर कर दिए वहाँ तो 1 into 3 हो जाएगा, 1 0 0 लिख दिए तो असल में वो एक वेक्टर बन गया जिसका x डायरेक्शन है। मतलब एक मैट्रिक्स है तो उसमें एक एलिमेंट है तो उसमें नहीं, मतलब 0 हो सकता है, वो एक एलिमेंट के बतौर होगा, 0 आपने लिख दिया तो वो एक एलिमेंट है, ठीक है। तो द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी कि कोई मैट्रिक्स A है जो कि Aij और 1 into n का होना चाहिए, यही होगा। रो 1 हो गया, फिक्स हो गया हमारा ना, तो i इज इक्वल टू 1 हो गया, तो i को 1 ही कर दो, 1j हो गया, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है ये 1 into n का मैट्रिक्स है, यानी कि ये रो मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। n का वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। चलो, इसी तरह सेकंड है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल अगर इधर लिखे, मान लो कोई मैट्रिक्स है 1 2 3, ये एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। तो A इसका होगा m into 1 और ये Aij m into 1 और इसका एग्जाम्पल हो गया 1 2 3, ठीक है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहला गया, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। तीसरा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, रो और नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। द मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। R और C लिख रहे हैं शॉर्ट में, इसका एग्जाम्पल कराने की जरूरत नहीं है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स हैविंग नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। स्क्वायर का मतलब लेंथ और विड्थ सेम होता है ना, तो वही नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो जाए तो ये बन जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। नंबर 5, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमको जानना पड़ेगा डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, या प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स भी कहते हैं लोग, लेकिन आमतौर पर डायगोनल एलिमेंट्स से चल जाता है। डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा, अभी दो एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 और एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें डायगोनली चलो तो कैसे तुम लोग चलोगे, या तो 1 से 5 पे जाओगे
या तो 2 से 6 पे जाओगे, है ना। डायगोनल एलिमेंट कोई सिंगल वो मिल नहीं रहा, वो भी डायगोनल कहना मुश्किल है। डायगोनल असल में ऐसा जाएगा जो बीच में कोई एलिमेंट ही नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो ये डायगोनल बना रहा है ना, बोथ साइड से वैसे बना रहा है, लेकिन हम लोग को अपर लेफ्ट टू लोअर राइट में जाने वाला डायगोनल को प्रिंसिपल डायगोनल कहा जाता है, या सीधे डायगोनल भी चलता है ना। तो डायगोनल एलिमेंट्स किस में बनेगा सबसे पहले, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, है ना, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वही डायगोनल हो सकता है, ठीक। तो डायगोनल ये हुआ डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स क्या कहलाया, फ्रॉम अपर इन स्क्वायर मैट्रिक्स, इन स्क्वायर मैट्रिक्स द एलिमेंट्स ऑफ फॉर्म ऑफ पोजीशन कर दो, पोजीशन आई हो गया ना। देखो ये A11 है, A22 है, A33 है ना। तो आई यानी कि रो और कॉलम जब इक्वल हो जाता है ना, तो हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है, डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट हो जाता है, समझ आया। चलो इसको मतलब डायगोनल एलिमेंट्स हमारा ये हो गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, सारा नॉन डायगोनल एलिमेंट अगर जीरो हो जाता है किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, स्पेशल टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग नॉन डायगोनल एलिमेंट बिकम जीरो, दैट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स, समझ आया। तो ऑल नॉन, इफ कर दो, इफ all non-diagonal elements of a square matrix is zero, then it is called, क्या कहेंगे, diagonal matrix। ठीक, इसका नोटेशन एग्जाम्पल कैसे होगा, पहले तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कर दो, 1 2 हो 0 0, ये 2 इंटू 2 का डायगोनल मैट्रिक्स कहलाया, ठीक है। और इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी होता है, DIG कर दो और अंदर में 1 और 2 लिख दो, मतलब ये डायगोनल एलिमेंट्स है, बाकी सब तो ज़ीरो है ना। फिर इसका दूसरा एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, 1 2 -1 0 0 0 0 0 0, है ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल 1 2 -1, समझ आया। ये 3 इंटू 3 का है डायगोनल मैट्रिक्स, जब भी होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स, छठा स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, जहां पर नॉन डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाता है ना। तो व्हेन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, when non-diagonal elements of a diagonal matrix are equal, is known as scalar matrix। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स समझ आया। नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है, डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि स्केलर मैट्रिक्स किसका स्पेशल केस है, स्क्वायर मैट्रिक्स का भी, है ना। तो क्या ऑल स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, ऑल स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, all square matrix is a diagonal matrix or square matrix is a scalar matrix, wrong, समझ आ गया ना।
स्क्वायर मैट्रिक्स इसको कहते हैं। रो और कॉलम क्या है ये सुन लो पहले। रो होता है हॉरिजेंटल लाइन को, कॉलम होता है वर्टिकल लाइन को, और एलिमेंट कहाँ कहाँ लिखा होगा, जहाँ पर क्रॉस सेक्शन होगा, जहाँ जहाँ कट करेगा, तो यहाँ एलिमेंट लिख सकते हैं। ठीक। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं है, जैसे कि इसमें 3 रो है 2 कॉलम है ना, तो ये मैट्रिक्स कहलाया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब रो और कॉलम इक्वल हो जाए। अब ये 3 × 3 का बन गया, 3 रो है 3 कॉलम है, ठीक है, तो ये बन गया क्या हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स उसको कहते हैं जब स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट, ये पहला रो पहला कॉलम है, ये पहला दूसरा रो पहला कॉलम है, ये दूसरा रो दूसरा कॉलम है, और ये तीसरा रो तीसरा कॉलम है ना। ये पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, इसको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स, है ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स तब होता है, डायगोनल एलिमेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही हो सकता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स तब होगा जब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि ये सब 0 हो जाए, ठीक, तब वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब स्केलर मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब ये तीनों इक्वल हो जाए, मतलब सब 0 हो, डायगोनल मैट्रिक्स तो हुई ही, लेकिन ये तीनों इक्वल हो जाए, तब वो स्केलर मैट्रिक्स भी है। तो जो स्केलर मैट्रिक्स है वो तो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, और जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो जितने डायगोनल मैट्रिक्स हैं सबके सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, और जितने स्केलर मैट्रिक्स हैं वो सबके सब डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, और जितने स्केलर मैट्रिक्स हैं इसी वजह से सबके सब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। लेकिन सारे स्क्वायर मैट्रिक्स ना तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा और ना ही स्केलर मैट्रिक्स होगा। समझ आया? यही पूरी बात थी। चलो इसका एग्जाम्पल 1, चलो 2 2 2 हो जाए, 0 0 0 0 0 0, यही है हमारा स्केलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है एज वेल एज स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, ठीक है। नंबर 5 7, अच्छा सॉरी उल्टा चल गया था, 7 यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स या इसी का दूसरा नाम है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी है ना, हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसी का तीसरा नाम भी लोग लिखते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स। चलो ये अब यूनिट मैट्रिक्स भी है ना, स्पेशल केस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स है। यानी कि जो यूनिटरी मैट्रिक्स होगा वो स्केलर मैट्रिक्स भी होगा, डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होगा। अब यूनिटरी मैट्रिक्स है क्या? सारा डायगोनल एलिमेंट इक्वल भी हो गया। अब एक ही चीज बचता है, सारा डायगोनल एलिमेंट अगर 1 हो जाए, है ना, सारा डायगोनल एलिमेंट जब 1 हो जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ, इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट ऑफ if all diagonal element of a scalar matrix are 1, अगर सबका सब 1 हो जाए, it is called क्या बोलेंगे इसको? यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। इसको आई से दिखाते हैं, आई इसका सिंबल है, तो आई 2 × 2 क्या हो जाएगा, 1 1 0 0, ठीक। आई 3 × 3 का क्या हो जाएगा, जब भी होगा तो स्क्वायर ही होगा, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1, ये हो गया हमारा 3 × 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, राइट। नल मैट्रिक्स
हाँ, नल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट ऑफ नल मैट्रिक्स इज जीरो। सारा एलिमेंट जीरो हो जाए उसी को हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इसका सिंबल ओ है, आमतौर पे ओ से दिखाते हैं। अगला है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स उसी को बोलते हैं जिसके बारे में तुमने पूछा था, 1 into 1 का मैट्रिक्स। ठीक है, ओनली वन एलिमेंट, हैविंग ओनली वन एलिमेंट, ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 into 1। हाँ, तो ये स्केलर ही है, यही स्केलर है, स्केलर नंबर है, वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, स्केलर नंबर है। 1 into 1 एक स्केलर नंबर है, वो स्केलर मैट्रिक्स अलग है ना। हाँ, तो ये एक स्केलर नंबर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अब इसमें दो टाइप होता है। पहला होता है नंबर ए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी स्पेशल केस ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल का ऊपर वाला हिस्सा, डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाला हिस्सा की अगर बात करें, मान लो ये एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके ऊपर वाला हिस्सा नॉन जीरो एलिमेंट हो और नीचे वाला हिस्सा जीरो एलिमेंट हो, तो ये कहलाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि इफ upper element from diagonal, all the elements below diagonal elements of a square matrix is are zero, then it is called upper triangular matrix। ठीक है, तब हम लोग उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। बी पार्ट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें डायगोनल के ऊपर वाला सारा जीरो हो जाए। हाँ, अभी है, अब खत्म होने वाला है सारा। If all elements above diagonal element in a square matrix is zero, then it is called lower triangular मैट्रिक्स। एग्जाम्पल ले लो, ये है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ आया? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ
a matrix. सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. अब डायगोनल एलिमेंट्स किसका होगा? सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना. तो ये याद रखना, सम ऑफ, यहाँ से ऑपरेशन शुरू हो रहा है धीरे धीरे. सम ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स. ठीक है, एक काम करो, इसको ऑपरेशन में कर दो. रुको, ये हो गया ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स. ठीक है, जिसमें पहला है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, तो सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called trace of matrix. यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. ठीक है, डायगोनल एलिमेंट क्या है? A11, A12, A22, A33. तो सम ट्रेस ऑफ, मान लो ये A है, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A11 प्लस A12 प्लस A33, है ना. और इसको ऐसा लिखते हैं, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ A आई, जितना भी आई हो, जहाँ से जहाँ तक, जिस भी ऑर्डर का हो. यही इसका फॉर्मूला बनता है. कुछ प्रॉपर्टीज़ बस अभी लिखा दे रहे हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना हम लोग मैट्रिक्स को और समझेंगे, वैसे वैसे प्रॉपर्टीज़ क्लियर होता जाएगा. तो एक दो प्रॉपर्टी उसमें ऐसा आएगा जो ये है प्रॉपर्टीज़, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज़. ठीक है, नंबर 1, ट्रेस ऑफ, पहला तो यही है, ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू सिग्मा A आई. दूसरा कर देते हैं, ट्रेस ऑफ कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके फिर A कर रहा है ना. तो देखो तीनों एलिमेंट में कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, तीनों से K फिर बाहर आएगा कॉमन निकल के, फिर वही चीज़ आ जाएगा कि K इंटू सिग्मा A आई, यानी कि K इंटू ट्रेस ऑफ A, ये हो जाएगा. समझ आया? सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A में प्लस या माइनस करो B को. ठीक है, प्लस या माइनस कैसे करेंगे वो प्रॉपर्टी जैसे पढ़ेंगे तो ये समझ में आ जाएगा. वो ठीक इसी तरह हो जाता है, ट्रेस ऑफ A प्लस या माइनस जो भी रहा, ट्रेस ऑफ B हो जाएगा. ठीक है, ठीक. ठीक इसी तरह नंबर 4, ट्रेस ऑफ A इंटू बी का जो होगा ना वो उल्टा होगा. ट्रेस ऑफ, ये भी मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में समझ में आ जाएगा, B इंटू A आ जाएगा. ठीक है, B इंटू A, मैट्रिक्स में B इंटू A इंटू बी के इक्वल नहीं होता है. ठीक है, वो देखेंगे. हाँ, A इंटू बी नीड नॉट बी इक्वल टू B इंटू A, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, मैट्रिक्स में ये होता है. डिटर्मिनेंट हालांकि हम लोग को अगला चैप्टर फिर से पढ़ेंगे, लेकिन एक ऑपरेशन है के तौर पे यहाँ पे देख लेते हैं. डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है? दो वेक्टर को आपस में क्रॉस प्रोडक्ट करो, जो रिजल्ट आता है वो डिटर्मिनेंट का ही एक्सपेंशन होता है. क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना, जब हम लोग वेक्टर पढ़े थे, याद है ना, ऐसा था, वेक्टर मान लो R1 इज इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k, और R2 इज इक्वल टू x2i प्लस y2j
प्लस Z2K, ऐसा हम लोग पढ़े थे ना, है ना। और इस दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या था कि I क्रॉस I हमारे पास क्या आता था, 0 आता था, जबकि I क्रॉस J K आ जाता था, है ना, और एंड सो ऑन, है ना। तो यहाँ ये क्यों आता था, हम लोगों ने डिफाइन किया था, मतलब वेक्टर जहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होता है इसीलिए यहाँ से ये आया था, है ना, ए बी साइन थीटा से, है ना। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये जो टू वेक्टर्स है इसका अगर प्रोडक्ट निकालेंगे तो R1 क्रॉस R2 करेंगे अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो, और यहाँ पे हम लिखेंगे x1i प्लस y1j प्लस z1k क्रॉस x2i प्लस y2j प्लस z2k, ठीक है। नॉर्मल अलजेब्रा की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इसको इन तीनों से प्रोडक्ट करना होगा, इसको भी इन तीनों से करना होगा, और z को भी इन तीनों से करना होगा प्रोडक्ट, यही करेंगे। लेकिन रिजल्ट में क्या आएगा देखो, i क्रॉस i वाला 0 दे देगा, इसी तरह j क्रॉस j 0 देगा, k क्रॉस k 0 देगा। टोटल कितना बना, 3 इसका 3 इसका 3 इसका, टोटल 3 बना ना, कितना सारा टर्म आ गया, है ना। तो 3 3 6 3 9 टर्म आ गया ना, है ना। तो 9 टर्म आएगा, और जब आप उसको फिर आई जे के टर्म्स में लिखेंगे तो आप देखेंगे कि ये वाला टर्म आई जे जे के का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है ना। तो बचेगा जितना, आप उसको एक खास तरीके से डिटर्मिनेंट के अंदर लिखते हो आई जे के और x1 y1 z1 x2 y2 z2 इज इक्वल टू जो भी आएगा a क्रॉस b का मॉड, यही होता है ना, ठीक, मॉड नहीं सॉरी, a क्रॉस b का डेफिनेशन, ठीक है। असल में इसी का एक्सपेंशन को ये नाम दिया गया है ना, और कुछ नहीं। और हम लोग को पता है वेक्टर मैट्रिक्स से वेक्टर को भी दिखाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स वेक्टर से जाके रिलेट करता है ना, और डिटर्मिनेंट उसका, है ना, क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हम लोग वही डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स कह रहे हैं, वही वाला डिटर्मिनेंट। वो डिटर्मिनेंट होने का मतलब है कि कोई मैट्रिक्स है, मान लो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 33। सबसे पहले डिटर्मिनेंट उसी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, और उसका मेथड क्या होगा, डिटर्मिनेंट अगर निकालना है तो इसको यहाँ लिख देते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। इसको कैसे शो करेंगे, तो इसी को बस ये मैट्रिक्स साइन हटा के बस एक मॉड वाला साइन लगा दो, A11 A12 A13 A21 22 23 31 32 33, है ना। और जब हम लोग आगे करेंगे तो देखेंगे कि एक इसको हटाते हैं, इस रो को हटाएंगे तो ये A11 का माइनर कहलाएगा, है ना, या को फैक्टर जब हम लोग साइन के साथ और A11 के साथ लेते हैं तो, है ना। तो हम सीधे एक्सपेंड करके बता रहे हैं अभी कि एक्सपेंशन इसका क्या होगा, ठीक है। माइनर क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है, ये सब डिटर्मिनेंट भी हम लोग देख ही लेंगे। इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, A11 को लिखो, ठीक है, और A11 का रो और कॉलम हटा दो, तो क्या बचेगा, तब बचेगा हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ये चारों का A22 A23 A32 है 32 A33, ठीक। और प्लस अगर लिए हो तो दूसरा वाला माइनस, तीसरा वाला प्लस, ऑल्टरनेट साइन के साथ लेना होता है, ये याद है ना सबको, उसी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, अगला क्या होगा, माइनस A12, ठीक, A12, और ये हटेगा, तो हमारे पास ये चारों बचा, A21 A23 A31 A33 आया, ठीक है। फिर प्लस होगा, प्लस माइनस प्लस A13 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ये हटा ये चारों आ गया ना, A21 22 A21 A22 A31 A32, ठीक है। और इसका एक्सपेंशन क्या है, ये 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट हो गया एक तरह का। 2 इंटू 2 का डिटर्मिनेंट क्या है, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन माइनस, मतलब एक हो गया प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, एक नॉन प्रिंसिपल डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, दोनों का माइनस, है ना, यही तो नाम दिए थे ना। तो ये हो जाता है A11 इंटू A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23 माइनस A12
A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस A13 A21 A32 माइनस A22 A31। ठीक है, ये इसी का एक्सपेंशन कहलाता है ये। ठीक है, तो ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ, मान लो ये A था, ये अगर A था, है ना, तो ये है डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, इसी का ये एक्सपेंशन है। ठीक है, एक्सपेंशन भी कहलाता है, यानी किसी मैट्रिक्स का ये डिटर्मिनेंट निकला। ठीक है, ये आप लोग को आता है। इसके अलावा ये हमने किस रो, फर्स्ट रो के अलोंग हमने एक्सपेंड किया है ना। अगर हम कहें कि नहीं, हम इसको इस रो के अलोंग करते, यानी कि यहाँ A21 होता, यहाँ A22 होता और यहाँ A33 होता, और उसी हिसाब से बाकी इसको छोड़ के ये चारों लिखते, फिर इसको और इसको छोड़ के ये चारों लिखते, इसको और इसको छोड़ करके ये चारों लिखते, है ना, तो भी रिजल्ट यही आता। समझ आया? यानी किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला है। समझ आ गया? हाँ, तो ये सब हम लोग देखेंगे। ये डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाया। क्लियर है? 3/3 का भी यूज किए हैं। इसी तरह अगर 4/4 का होता ना, तो यहाँ पे 3/3 का आता, है ना, और पहले अंदर 3/3 का सॉल्व इतना करते, फिर ये 3/3 का करते, फिर वो 3/3 का करते। समझ आ रहा है ना? 3/3 का ऐसे करते। इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। टू मैट्रिक्स ऑपरेशन में ही है सेकंड पार्ट, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। हाँ चलो, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? मैट्रिक्स इक्वल कब होगा? यानी कि दो कंपेरेबल होना चाहिए, व्हेनेवर दे आर कंपेरेबल। दो मैट्रिक्स कंपेरेबल ही नहीं है तो इक्वलिटी हो ही नहीं सकता, है ना। तो इक्वलिटी होल्ड्स फॉर टू कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, अब ये कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या है, कैसे कंपेयर करेंगे, है ना, दो मैट्रिक्स को कैसे कंपेयर किया जाता है। तो उसके लिए दोनों, अब मान लो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, दूसरा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया, क्या कंपेयर होगा? नहीं हो पाएगा, है ना। एक रेक्टेंगुलर है, दूसरा भी रेक्टेंगुलर, तो क्या ज़रूरी है कंपेयर कर पाए? एक 3x2 का है, एक 2x3 का है, आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि कंपेयर तब होगा जब ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप कंपेयर कर पा रहे हो। हाँ, ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। तो पहला शर्त क्या है? ऑर्डर मस्ट बी सेम। ऑर्डर यहाँ लिखते हैं, क्या क्या शर्त है कंपेरेबल मैट्रिक्स का? ऑर्डर मस्ट बी सेम। ठीक है, पहला था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर ऑर्डर सेम है तो कैसे कंपेयर किया जाए? ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आर इक्वल, तभी हम लोग इक्वल बोलेंगे, है ना। तो ईच कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज कंपेयर्ड। ईच कॉरस्पॉन्डिंग, ब्रैकेट में पोजीशन लिख देते, कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब सेम पोजीशन वाला, है ना, पोजीशन एलिमेंट इज कंपेयर्ड। ठीक है, ये हुआ कंपेरेबल एलिमेंट। ठीक है, इक्वलिटी क्या होगा? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स means each corresponding elements are equal। ठीक है, each corresponding element अगर equal है तब हम बोलेंगे ये इक्वलिटी होल्ड कर रहा है ना, तभी वो दो मैट्रिक्स इक्वल हो सकता है ना। और कभी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो। x का वैल्यू दो जगह x है, दो एलिमेंट x है, पहले वाले से x का वैल्यू 2 आ रहा है, दूसरे वाले से x का वैल्यू 3 आ रहा है, तो वो इक्वल हो ही नहीं सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो ऐसा है, एक है x, दूसरा है 2x
और यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और कह रहा है ये मैट्रिक्स अगर इक्वल है, यहाँ 2 कर दें, यहाँ 3 कर दें, और यहाँ y कर दें, और यहाँ 5 कर दें, यहाँ 4 कर दें। चलो, तो अगर ये दोनों इक्वल है ना, तो y का वैल्यू कितना होगा? 3 हो जाएगा, लेकिन x का वैल्यू ये कह रहा है 2 होगा और ये कह रहा है 3/2 होगा। नहीं सॉरी, हाँ ये 3/2 होगा, है ना। तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है, तो ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकता है। इक्वल तभी होगा जब यहाँ पे आप 4 लिखेंगे। अब ये दोनों इक्वलिटी होल्ड कर रहा है, समझ आया? इक्वलिटी तभी होल्ड करेगा जब कंपेरेबल हो, और कंपेरेबल तभी होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्लियर है? बताओ। तो ये है इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। क्वेश्चन सॉल्व करना है। x+3 को -x-1 के इक्वल करो। x+3 इक्वल टू -x-1, x इधर आएगा 2x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -2। ठीक है, इसी तरह y निकाल लो, इसको उससे कंपेयर करो, -2 y इक्वल टू 1 आ जाएगा, z -1 इक्वल टू 3, तो z इक्वल टू 4 आ जाएगा, 4w - 8 इक्वल टू 2w, यानी w इक्वल टू 4w - 2w, 2w इक्वल टू 8, तो w इक्वल टू ऑल्सो 4 आंसर। ठीक है, समझ आया? तो ये है बेसिक ऑफ मतलब बेसिक्स ऑफ मैट्रिसेस, है ना। अब हम लोग मैट्रिक्स के ऑपरेशन को देखेंगे। मैट्रिक्स क्या होता है, अभी हम लोग सिर्फ वो देखें किस टाइप का, कैसे कैटेगराइज किया गया है, अलग अलग फॉर्म्स है ना। उसी से समझ में आ गया, कैटेगराइजेशन से भी समझ आ गया कि मैट्रिक्स का फॉर्म क्या है ना। अब हम लोग इसके ऑपरेशन को अगले क्लास में करते हैं।